ठीक है, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, बिहार आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। ठीक है, इससे पिछले क्लास की जो वीडियो जो है, जिसमें हम लोग मेनली जो था 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के वो सारे फैक्ट को देखा था, जो कि आपको पीछे वाले क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे। पीछे वाला प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसमें महिलाओं का बिहार के भारत छोड़ो आंदोलन में या फिर विभिन्न प्रकार के आंदोलन में बिहार के महिलाओं का क्या योगदान था, वो भी आपका अलग से एक वीडियो आपको मिलेगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे बिहार भ्रमण पर आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण। सबसे पहले व्यक्ति जो है मेगा स्निच। ठीक है, मेगा स्निच की बात करेंगे तो मेगा स्निच बिहार आने वाला प्रथम यूनानी यात्री था। ठीक है, प्रथम यूनानी कह लीजिए, फिर प्रथम विदेशी। ठीक है, प्रथम विदेशी यात्री जो बिहार आया था कौन था? मेगा स्निच था। ठीक है, जो कि कहाँ से आया था? मेगा स्निच कहाँ से आया? तो ध्यान रखिए, यूनान से आया था। कहाँ से आया था? यूनान से आया था। ठीक है, जो है किसका राजदूत था? तो यूनानी राजा सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। ठीक है, किसके दरबार में आया था? जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, मौर्य शासन था उस समय। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी जो था आया था। ठीक है, और करीब 14 वर्षों तक रहा, जो दोनों के बीच मैत्री एवं संधि कराने का अहम भूमिका निभाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो 14 वर्षों तक रहा, जो दोनों के बीच में मैत्री एवं संधि कराने की मतलब क्या लिखा? अहम भूमिका जो था निभाया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर और प्रशासन की विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, ध्यान रखें, कहाँ पे? इंडिका में। इंडिका में उसने मतलब पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र नगर और प्रशासन की मतलब क्या की है? विस्तृत चर्चा की है। ठीक है, मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम क्या था? तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था इंडिका था। क्या था? ध्यान रखेंगे, तो इंडिका की बात करेंगे तो मेगास्थनीज का पुस्तक का नाम था। ठीक है, किसके शासन काल में आया था? मौर्य के शासन काल में आया था। ठीक है, अब मौर्य शासक कौन था उस समय? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, कितने वर्षों तक रहा? तो 14 वर्षों तक ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रहा था। ठीक है, इसके अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ता था, और उस समय दास प्रथा प्रचलित नहीं था। ठीक है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। मेगा स्निच ने अपने पुस्तक में कहा, इंडिका में, से भारत में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। जबकि चाणक्य साहब की बात करेंगे तो उन्होंने अपने पुस्तक में लिखा था कि भारत में दास प्रथा प्रचलित थी। ठीक है, तो चाणक्य का जो पुस्तक है, ठीक है, अर्थशास्त्र, उसमें दास प्रथा के बारे, दास प्रथा का समर्थन करता है। जबकि मेगा स्निच अपने पुस्तक में दास प्रथा के बारे में जानकारी नहीं देते। ठीक है, दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन्होंने कहा था भारत का अकाल नहीं पड़ता था, भारत में अकाल नहीं पड़ता था, और उस समय दास प्रथा भी नहीं था। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है, मेगा स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को किस नाम से लिखा है या फिर पहचाना है? तो पोलीब्रोथा या फिर पालीब्रोथा। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोलीब्रोथा या फिर पालीब्रोथा के रूप में पाटलिपुत्र की उसने पहचान की है। ठीक है, इसके अनुसार बात करेंगे तो उस समय पाटलिपुत्र नगर जो था भारत का सबसे बड़ा और भव्य, ठीक है, तो स्प्लेंडिड सिटी था। ठीक है, मतलब बहुत ही भव्य नगर, ठीक है, सबसे बड़ा नगर था। ठीक है, जो कि 80 स्टेडिया का था। 80 स्टेडिया का मतलब कितना? 9.5 मील, 9.5 मील लंबा, और 15 स्टेडिया चौड़ा, मतलब 1.65 मील जो था चौड़ा था। यह सूसा और एक बताना के नगरों से भी सुंदर था। ठीक है, सूसा और एक बताना मिडिल ईस्ट के शासक रहे थे उस समय, उनके नगरों से भी मतलब सुंदर की। अगर पूछा जाएगा पाटलिपुत्र ने सॉरी क्या नाम है इसका, मेगा इसने भारतीय नगरों की तुलना किससे की है? तो सूसा और एक बताना के नगरों से की है, मतलब उनसे भी सुंदर बताया। ठीक है, पाटलिपुत्र नगर की बात करेंगे तो गंगा और सोन नदियों के संगम पे स्थित था। इसके अनुसार इसकी सुरक्षा एक गहरी खाई के द्वारा की जाती थी। ठीक है, क्या था इसकी सुरक्षा के लिए? अकॉर्डिंग टू अगर बात करेंगे क्या नाम मेगाइस ने, तो उसने बोला था इसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाई थी। और गहरी खाई की चौड़ाई और लंबाई की बात करेंगे तो इसकी चौड़ाई की बात करेंगे 600 फीट, और गहराई जो थी 45 फीट गहरी थी। ठीक है, मतलब ये क्या था? नगर के बाहर मतलब इसको बनाया गया था। ठीक है, मतलब इसको कोई पार नहीं कर सकता। 600 फीट मतलब इसकी चौड़ाई थी। ठीक है, और गहराई कितनी थी? 45 फीट थी, जो कि एक सुरक्षात्मक दीवार थी, जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनार थे। ठीक है, 64 दरवाजे हुआ करते थे नगर में प्रवेश और अंदर बाहर जाने के लिए। 570 मीनार थे, जहां से सुरक्षा कारणों से ध्यान रखी जाती होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसने बोला था कि भाई साहब, ये पाटलिपुत्र नगर जो है ना, सूसा और एक बताना के नगरों से भी सुंदर है। पाटलिपुत्र मुख्यतः गंगा और सोन नदियों के संगम पे स्थित है। इसके अनुसार इसकी रक्षा एक गहरी खाई से की जाती थी, और जिसकी चौड़ाई की बात करेंगे 600 फीट, ठीक है, और गहराई कितनी थी? 45 फीट थी। क्या था, मान लीजिए जैसे पाटलिपुत्र नगर है, इसके चारों तरफ से ऐसे बनाया गया था, और इसको कोई पार नहीं कर पाएगा। ठीक है, मतलब 600 फीट समझ काफी अधिक होता है। और एक सुरक्षात्मक दीवार थी, जिसकी में 64 दरवाजे थे। दीवार से देखिए, आप चारों तरफ दीवार खड़े थे, 64 दरवाजे थे, जिसमें 570 मीनारें होती थी। अब देखिए, पाटलिपुत्र इतना बड़ा शहर था, जाहिर सी बात एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल तो होगा। तो पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, यहाँ पे जो था 30 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। कितने सदस्यीय बोर्ड था? 30 सदस्यीय बोर्ड था। ठीक है,
द्वारा संचालित होता था। बोर्ड को सदस्य को क्या बोलते थे, अष्टोनोमई कहते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टोटल सदस्य बात करेंगे यहाँ पे 6 के रेशियो में रखा गया था, ठीक है, मतलब ऐसे थे, 30 सदस्य होता था। जैसे प्रत्येक में समिति 6 होता था, प्रत्येक में 5-5 सदस्य होते थे, ठीक है। तो ऐसे मतलब 30 सदस्यीय बोर्ड के द्वारा संचालित होता था। और इन सारे सदस्यों को संक्षेप में रूप में क्या बोलते, अष्टोनोमई कहते, क्या बोलते थे, अष्टोमई के नाम से जानते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रश्न जो थे किनसे थे, इंडिका सॉरी मेगास्थनीज को लेकर थे। मेगास्थनीज जो पुस्तक जो लिखी थी, इंडिका लिखी थी, ठीक है। इंडिका में दास प्रथा के बारे में जानकारी नहीं है, मतलब मेगास्थनीज के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज, भारत में उस समय मतलब उस समय दास प्रथा नहीं थी। लेकिन आपके जो ये क्या लिखते हैं, कौटिल्य साहब जो लिखते हैं, वह दास प्रथा का समर्थन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं डायमेकस, ठीक है, डायमेकस की बात करेंगे। तो ये सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है। किसका राजदूत था डायमेकस, तो सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत था, ठीक है, जो राजदूत बनकर बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है, ध्यान में, किसके दरबार में आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है, ठीक है। तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन था, तो ध्यान में रखेंगे कौन था, डायमेकस था। मेगास्थनीज मुख्यतः आपको बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे, उसके पुत्र के दरबार में कौन आता है, तो उनके पुत्र के दरबार में डायमेकस आता। कहाँ से डायमेकस, तो सीरियन नरेश था। सीरियन नरेश का नाम क्या था, एंटियोकस था। उसका राजदूत बन के बिंदुसार के दरबार में आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये कभी कभी अशोक से भी ले लेता है, ठीक है। तो अगर रहे तो अशोक के समय में भी रहा था तो दिक्कत नहीं है, ठीक है, सही होता है, ठीक है। इसने मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। डायमेकस द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत उपलब्ध नहीं है, ठीक है, मतलब इसने कुछ वृत्तांत जो लिखे, ठीक है, वो उपलब्ध नहीं है। यद्यपि परवर्ती क्लासिक लेखक एस्टेरवो एस्टेरवो ने इस बात का उल्लेख किया कि डायमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था, ठीक है। तत्समय पाटलिपुत्र एवं उनके निवास से पता चलता है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी बने रहे थे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मतलब जो मैत्रीपूर्ण संबंध जो थे हिंद यूनानी शासकों का, यहाँ पर भी बने हुए रहे, ठीक है। और डाइमेकस जो था कहाँ से, सीरियन नरेश था। और डाइमेकस सीरियन नरेश का एंटियोकस प्रथम जो था, उनसे बिंदुसार ने कुछ डिमांड किए थे। क्या क्या मांगा था, बता सकते हैं आप, ठीक है। क्या मांगा था, सूखे अंजीर मांगा था। क्या मांगा था, सूखे अंजीर, ठीक है। और साथ में क्या मांगा था, मदिरा। क्या मांगा था, मतलब विदेशी मदिरा, ठीक है। और साथ में क्या मांगे थे, एक दार्शनिक मांगे थे। क्या मांगे, दार्शनिक भेजने के लिए, ठीक है। एंटियोकस ने सारे चीज तो भेज दिया, लेकिन दार्शनिक भेजने से इनकार कर दिया था। एंटियोकस का कहना था कि हमारे सीरिया में दार्शनिकों की खरीद बिक्री नहीं की जाती है, दार्शनिक गुलाम नहीं होते, इसलिए हम आपको दार्शनिक नहीं भेज सकते। बाकी सूखे अंजीर की बात करेंगे, मदिरा की बात करेंगे, तो बिंदुसार के लिए भेजे थे उसने, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे फाइहान। फाइहान की बात करेंगे तो चीनी यात्री था। प्रथम चीनी यात्री था जो मतलब भारत आया था, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो किसके शासन काल में आया था, गुप्ता पीरियड के दौरान आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान आया था, जिसको हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम करके आया था, ध्यान रखें, विक्रमादित्य के दरबार में आया था। अब विक्रमादित्य उपाधि धारण करने वाला पहला शासक जो था चंद्रगुप्त द्वितीय था, ठीक है। तो कहाँ से आया था फाइहान, चीन से आया था, ठीक है। क्यों आया था, तो 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज के सिलसिले में भारत आया, ठीक है। इसको बौद्धिज्म के ऊपर रिसर्च करना था, इसलिए भारत पहुंचा, ठीक है। भारत पहुंचने के बाद 399 में आया, ये 411 तक मतलब भारत में रहा, ठीक है। फाइहान का जन्म की बात करेंगे, चीन में हुआ था। चीन में बुयांग बुयांग नामक स्थान पे इसका जन्म हुआ था, ठीक है। जब भारत आता है तो भारत आने के दौरान उसे कई नगरों की यात्रा की, जिनमें से राजगीर प्रथम, तो राजगीर था, नालंदा था, गया था, वैशाली था और पाटलिपुत्र, मतलब उन सारे जगहों का भी इसने मतलब क्या किया, यात्रा किया, जो कि मतलब बुद्ध के जीवन से परोक्ष या फिर अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए थे, ठीक है। भारत में इसने कितने वर्षों तक रहा था, भारत में इसने, ठीक है, 12 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा, तो भारत में इसने 12 वर्षों तक रहा, मतलब इसने 399 ईस्वी में आया, ठीक है। लगभग 411 ईस्वी तक मतलब क्या था, ये भारत में मतलब रहा था, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे, फाइहान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था, ठीक है। अगर फाइहान की बात करेंगे तो मगध क्या था, एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी, जिसे देवी प्रतिमाओं को सुसज्जित करके रख कर निकाला जाता था, ठीक है। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी थी, जिससे देव प्रतिमाओं को सुसज्जित करके मतलब सजा के रथों को रथों में रखकर निकाला जाता था। हर साल के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को बुद्ध और बोधि सत्व की शोभा यात्रा 20 रथों में सजाकर निकाली जाती थी, ठीक है। हाँ, यहाँ नालंदा और राजगीर भी गया, जहाँ उसने जहाँ पर गिरधकूट पर्वत पर दर्शन किया, ठीक है। गिरधकूट पर्वत क्या था, तो गिरधकूट पर्वत की बात करेंगे, बुद्ध का प्रियवास था। बुद्ध जाते थे तो यहाँ पे निवास करते थे, ठीक है। तो नालंदा
और राजगीर भी गया था, जहाँ पे गृद्धकुट पर्वत का उसने दर्शन किया, जो कि मतलब क्या था, गौतम बुद्ध के लिए क्या था, महत्वपूर्ण स्थान था, जहाँ पे उनका वास भी था। ठीक है। उसके बाद चीन से एक और भी यात्री प्रमुख था, जिसका नाम था ह्वेनसुंग। ठीक है, ह्वेनसुंग की बात करेंगे, इनको शाक्य मुनि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं ह्वेनसुंग को? तो शाक्य मुनि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, यात्रियों का राजकुमार भी आई थिंक इसको कहते हैं। ठीक है। ह्वेनसुंग की बात करेंगे, हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। ठीक है, कब आया हर्षवर्धन के शासनकाल में? तो 629 ईस्वी में आया। ठीक है, गलती से एग्जाम में ईसा पूर्व मत लगाइएगा। ठीक है, कब आया? 629 ईस्वी में आया। ठीक है। कितने वर्षों तक भारत में रहा? ठीक है, तो 15 वर्षों तक भारत में रहा। ठीक है। उसके बाद ह्वेनसुंग जब आता है तो उसकी यात्रा वृत्तांत, जिसका नाम था शिव की, ठीक है, शिव की नामक पुस्तक के माध्यम से प्रस्तुत किया। हालांकि ये पुस्तक जो था कई खंडों में था, इसका पुस्तक था ही नहीं, अलग अलग चीज में लिखा हुआ था। इसका पुस्तक को बनाने का श्रेय इसके एक दोस्त का जो था, उसका दोस्त का नाम मुझे याद नहीं, इसका मित्र था। उसने मतलब ह्वेनसुंग के मरने के बाद उसको मतलब क्या कि पुस्तक के रूप में क्या किया था, परिवर्तित कर दिया था। शिव की में आई थिंक 138 या 138 या फिर 139 देशों का विवरण आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इतने देशों का, इसने 138 या 139 का एक्यूरेट ध्यान में नहीं आ रहा है, इसने 138 है आई थिंक। ठीक है, उतने देशों का विवरण आपको सीयूकी में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसको क्या बोला गया? तो इसको यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, नीति का पंडित कहते हैं, वर्तमान शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सबके सब नाम किसका है? तो सबके सब नाम जो है आपका ह्वेनसुंग का नाम है। ठीक है। साथ में ह्वेनसुंग जब भारत आया तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था। ठीक है, तो ह्वेनसुंग का भारत आने का पर्पस क्या था, तो क्या बताएंगे, क्या पर्पस था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ना और बौद्ध ग्रंथ संग्रह के बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया। ठीक है, कितने वर्षों तक भारत में रहा? ध्यान में रखेंगे, 15 वर्षों तक। ठीक है, ध्यान रखेंगे, 15 वर्षों तक भारत में रहा था, जिसमें से अकेले, ठीक है, अकेले नालंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक अध्ययन किया? ठीक है, तो 6 वर्षों तक इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। वेनसोंग के अनुसार नालंदा भारत का उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर वेनसोंग बात करेंगे, नालंदा भारत का उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन का प्रमुख सेंटर था, जहां से विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ने आते थे। और उस समय, जिस समय वेनसोंग भारत आए, उस समय यहाँ पे 8500 छात्र थे। ठीक है, क्या थे? 8500 छात्र थे, और साथ में शिक्षकों की संख्या कितनी थी? 1500। मतलब देख रहे, टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना बढ़िया, मतलब 1500 टीचर और मात्र 8500 छात्र, मतलब समझ रहे, मतलब एक टीचर में मात्र 5 छात्र, 5 6 के बीच में मतलब छात्र आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी के मतलब सरकार को सीखना चाहिए। ठीक है, सभी एक टीचर पे देखेगा 40-50 विद्यार्थी होते हैं। ठीक है, तो कितना अजीब है नहीं, वहां पे 1500 से अधिक आचार्य थे, जिनमें से मात्र बच्चों की संख्या कितनी थी? 8500 थी। ठीक है, बच्चे कहाँ से आते थे? तो बच्चे जो थे, ध्यान में रखें, कहाँ से आते थे? तो विभिन्न देशों से आते थे। क्या नालंदा विश्वविद्यालय में एडमिशन ऐसे मिल जाता? बहुत कठिन प्रक्रिया होती थी, सबको एडमिशन नहीं मिल पाता था। ठीक है, यहाँ पे टेस्ट परीक्षा देना पड़ता था, इंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, बहुत कठिन होता था। इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद भी तार्किक रूप से आपको तर्क वितर्क करना पड़ता था, फिर आप पास होते थे, फिर आपको यहाँ पे क्या मिलता था? एडमिशन मिलता था। ठीक है, और ऐसा नहीं कि केवल भारत के, चीन से छात्र आते थे, बर्मा से आते, विभिन्न देशों से मतलब छात्र आके यहाँ पे पढ़ते थे। क्या चीज की पढ़ाई होती थी नालंदा विश्वविद्यालय में? धर्म की पढ़ाई होती थी। ठीक है, व्याकरण की पढ़ाई होती थी, तर्क शास्त्र की पढ़ाई होती थी, विज्ञान की पढ़ाई होती थी, और चिकित्सा की पढ़ाई होती थी। ठीक है, और जो लोग पढ़ाने वाले थे वो अपने विभिन्न क्षेत्रों में क्या थे? महारत उनको हासिल हो रखा था। ठीक है, उनके अनुसार, उसके अनुसार शहर में महायान और हीनयान संप्रदाय के दो भव्य बौद्ध विहार थे। ठीक है, महायान भी था और हीनयान भी था। ठीक है, आपको पता है बौद्धिज्म की सेक्ट की बात करेंगे, उसमें दो कॉन्सेप्ट है, एक महायान और क्या है, एक हीनयान। ठीक है, महायान की बात करेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तनवादी है। ठीक है, बदले हुए सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। क्योंकि हीनयान की बात करेंगे तो गौतम बुद्धा के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। ये मतलब महायान जो था बुद्ध को ईश्वर के तौर पे पूजा करता है। ठीक है, मूर्ति पूजक भी है महायान, जबकि हीनयान जो है, ठीक है, बुद्ध को द ग्रेट पर्सनालिटी, महान इंसान के तौर पर पूजा करता है। ठीक है, भगवान के तौर पे पूजा नहीं करे। लेकिन महायान वालों ने क्या किया? बुद्ध को मतलब क्या बना दिया? भगवान बना दिया। ठीक है, क्या था यहाँ पे? महायान हिंदुआन संप्रदाय के बौद्ध विहार तो थे, वहां पे कौन रहते थे? ध्यान में रखेंगे तो यहाँ पे 600 से 700 भिक्षु एक एक बौद्ध संघ में आपको रहते थे। ठीक है, वेन संघ के अनुसार उस समय पाटलिपुत्र भी भवता खो चुका था, कन्नौज अपने उत्कर्ष पे था। ठीक है, वेन संघ की बात करेंगे, वेनसन की बात करेंगे तो उसके अनुसार बात करें, पाटलिपुत्र जो था अपना भव्यता खो चुका था, मतलब अपना जो भव्य था पाटलिपुत्र वो खो चुका था। और उसके स्थान पर कौन अपने भव्यता को ग्रहण कर रहा था? कन्नौज। ठीक है, कौन कर रहा था? कन्नौज कर रहा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, मतलब वेनसन के आते आते पाटलिपुत्र अपनी भव्यता को खो चुका था, उसके जगह पे जो भारत पे, ठीक है, विज्ञान तर्क इन सब का
चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र के लिए कौन सा जगह जाने लगा था? तो कन्नौज। ठीक है, कन्नौज जो था उस समय क्या हो रहा था, काफी अधिक आगे प्रगतिशील की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है। अब जो फिर एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम था इत्सिंग। ठीक है, क्या नाम था इसका? इत्सिंग। इत्सिंग कब आता था? 7वीं शताब्दी में भारत आया। ठीक है, कब आया इत्सिंग? तो 7वीं शताब्दी में भारत आया। ठीक है, और भारत आने वाला बात करेंगे तो भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, भारत आने वाला क्या था? दूसरा चीनी यात्री। दूसरा, तीसरा होना चाहिए ना, थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि पहले तो आपका फाइहान आया। ठीक है, उसका ह्वेनसोंग आता है, ह्वेनसोंग के बाद आता है। ठीक है, क्योंकि 673 के आसपास भारत आया, ह्वेनसोंग तो आपका 629 में ही आ गया था। ठीक है, ये थर्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा आया जो कि 673 में भारत आया था। ठीक है, 677 में, कभी कभी इसका तारीख नहीं दिया रहेगा, सीधे लिखा रहेगा कब आया, तो 7वीं शताब्दी में। भीमसेन कब के आया? बाद आया था। इस हाँ बिल्कुल, ठीक है, तो इसलिए तीसरा होगा। ठीक है, कब हुआ? तो 7वीं शताब्दी में, ये मतलब क्या हुआ, भारत पहुंचा ये सिंह। ठीक है, और 673 में आया, 692 तक भारत आया। ठीक है, इस सिंह ने नालंदा विश्व महाविहार में शिक्षा ग्रहण की। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5,000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। ठीक है, विक्रमशिला महाविहार आपको किस जिला में मिलेगा? वर्तमान स्वरूप में किस जिला में विक्रमशिला? हाँ भीगल कहाँ पे मिलेगा? ठीक है, कहाँ पे हाँ मिलेगा? भागलपुर में मिलेगा। ठीक है, अब आते हैं धर्म स्वामिन। ठीक है, धर्म स्वामिन की बात करेंगे तो ये तिब्बत का था। कहाँ पे था? तिब्बत का था धर्म स्वामिन। ठीक है, ये भी आया था। तब ये भी बौद्ध भिक्षु था। ठीक है, बौद्ध भिक्षु धर्म स्वामी एक तिब्बती यात्री था। 13वीं शताब्दी में पाल शासकों के अवसान के समय ये मतलब भारत आया। वो डंडा विश्वविद्यालय में बौद्ध शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। ठीक है, धर्म स्वामी के द्वारा किए गए यात्रा वर्णन से जानकारी मिलती है कि 1197-98 के बीच नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश एक तुर्क शासक बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था? ये तुर्क शासक था बख्तियार खिलजी। 1198 में मतलब क्या किया, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या किया, ध्वस्त कर दिया। ठीक है, कहते हैं कि मतलब बख्तियार खिलजी को लगा था नालंदा विश्वविद्यालय के समय एक किला है। ठीक है, ध्यान में, क्या उसको क्या समझ के उसने हमला किया? उसको लगा किला है। ठीक है, लेकिन किला समझ के उसने हमला किया, लेकिन बाद में पता चला से ये मतलब विश्वविद्यालय। कुछ लेखकों ने मतलब बख्तियार खिलजी के संदर्भ में ये लिखा है ऐसे, भाई वो किला समझ के उसने हमला कर दिया। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में किला स्कूल में अंतर तो पता चलना ही चाहिए। ठीक है, तो कौन विद्यालय कौन किला है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को, नालंदा महाविहार को किला समझा था। ठीक है, समझ गए? तो ये इस धर्म स्वामी कहाँ से आए थे? तिब्बत से आए थे। ठीक है, अब आते हैं मुल्ला तकिया। ठीक है, मुल्ला तकिया से प्रश्न पूछा हुआ है। ये अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकी नामक यात्री जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और उस क्षेत्र का अपने समय का वृत्तांत लिखा है। ठीक है, क्या नाम था? मुल्ला तकी। ठीक है, किसके शासनकाल में मुल्ला तकी आया था? यानी कि अकबर के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में आया था। जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और उस क्षेत्र में वर्णन अपने वृत्तांत में लिखा है। ठीक है, इसके विवरण में खासकर दरभंगा क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई। ठीक है, तो मुल्ला तकिया जो था अकबर के शासनकाल में आता है। ठीक है, किस क्षेत्र का विशेष चर्चा किया है? तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मुल्ला तकिया ने दरभंगा के बारे में विशेष चर्चा की है। ठीक है, अब आते हैं अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ की बात करेंगे, फारस से आया मुल्ला था या फिर ईरान कह लीजिए। मुल्ला तकिया रहने वाला कहाँ का था? ये तो लिखा हुआ है जौनपुर से आया था। ठीक है, मतलब जौनपुर से आया था, लेकिन हो सकता है इसका मूल जगह कहाँ पे था वो तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन जौनपुर से बिहार का यात्रा, जौनपुर से बंगाल का यात्रा किया था। ठीक है, मुल्ला तकिया हो सकता है इसका भारत में ही इसका जन्म हुआ हो, लेकिन जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा किया था, दरभंगा के बारे में विशेष किया था। ठीक है, देख लीजिए, विदेशी था कि इसका जन्म भारत में हुआ था, जानकारी नहीं है मुझे। अब आते हैं अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ की बात करें, कहाँ से आया था? ईरान से आया था। ठीक है, ध्यान रखिए, ईरान जिसको फारस भी कहते हैं। ये अकबर के शासनकाल में बिहार आने वाले यात्रियों में अब्दुल लतीफ भी था। ठीक है, मध्यकाल में अकबर के शासनकाल में मुल्ला तकिया भी अकबर, अब्दुल लतीफ की बात की, ये भी अकबर के शासनकाल में बिहार आया। ठीक है, और उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक की मतलब क्या की, इसने यात्रा की थी। ठीक है, मोहम्मद सादिक कहाँ से आया? ठीक है, मोहम्मद सादिक भी ईरान से आया। ठीक है, अभी तक आप देख रहे हो मोहम्मद लतीफ हो गया, मुल्ला तकिया था वो अकबर के शासनकाल में आया था, लेकिन मोहम्मद सादिक ईरान से किसके शासनकाल में आया? ठीक है, तो ध्यान रखिए, जहांगीर के शासनकाल में क्या है, किसके शासनकाल में आया? तो जहांगीर के शासनकाल में इसने क्या की, तो बिहार की यात्रा की। 1619-20 ईस्वी तक उसके पिता पटना में दीवान खालिसा के पद पर नियुक्त हुए। वह भी उसके साथ पटना आया और 4 वर्ष रहा। ठीक है, इसके वेतन सुबह ए सादिक में है। ठीक है, ये बहुत पूछा हुआ है। ठीक है, मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद सादिक की किताब का नाम क्या है? क्या नाम है इसकी किताब का नाम? ठीक है, इसके वेतन किसमें? सुबह ए सादिक में। ठीक है, ध्यान रखें, सुबह ए सादिक। ठीक है, ध्यान में रखना, सुबह ए सादिक में
इसका वृत्तांत आपको देखने को मिलता है। ठीक है, किसके शासनकाल में आया था मुल्ला सादिक, मोहम्मद सादिक किसके शासनकाल में आया? ठीक है, तो ध्यान में रखना जहांगीर। किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है, अब आता है मुल्ला। ठीक है, मुल्ला बहबहानी। ठीक है, यह एक ईरानी धर्माचार्य थे जिसने बिहार की कई बार यात्रा की और बाद में पटना में ही मतलब बस गया था। क्या नाम था? मुल्ला बहबहानी। ये भी कहाँ के था? ये भी आपका ईरान से आया था। अब आता है ब्रिटिश, जिससे प्रश्न कई बार पूछा जाता है। सबसे पहला ब्रिटिश जो बिहार जो आया, बिहार आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश जो था राल्फ फिंच था। ठीक है, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से काफी पहले आ गया था। ठीक है, तो क्या नाम था? राल्फ फिंच। कब आया बिहार? ये एक अंग्रेजी यात्री था। अकबर। 1585 87 में अकबर के शासनकाल में पूछा गया प्रश्न, किसके शासनकाल में राल्फ फिंच बिहार आया? क्या बताएंगे? अकबर के शासनकाल में बिहार पहुंचा। ठीक है, उस समय जिस समय बिहार आया उस समय भारत में मतलब मुगल काल में अकबर का शासनकाल था। क्योंकि आपका अकबर का शासनकाल आपको कब तक रहेगा? तो 1605 तक रहेगा। कब तक रहेगा? 1605 तक। कब से कब तक होता है? तो 1556 से लेके 1605 तक आपका अकबर का शासन होता है। जन्म कब हुआ? तो 1542 में अकबर का जन्म होता है। ठीक है, भारत में ही जन्म। अभी तो पाकिस्तान का पार्ट बन गया अमरकोट, लेकिन दैट टाइम इंडिया ही था। ठीक है, ध्यान रखें अमरकोट में होता है। ठीक है, जन्म होता 1542 में। 1556 में 14 वर्ष की आयु में शासक बनते, पूरा 14 वर्ष हुआ भी नहीं था। ठीक है, 1605 में जो था ये क्या बन, इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसी समय राल पिंच आता है 1585 87 के मध्य। ठीक है, लाल फिंच के अनुसार पटना के लोग जमीन खोद कर सोने की खोज करते हैं। ये बीपीएससी पूछा है। ठीक है, क्या करते हैं? जमीन खोज कर मतलब क्या करते हैं? सोने की खोज करते हैं। ठीक है, इसने तो ये भी कहा है मतलब जमीन खोजने के लिए विशेष प्रकार का मतलब प्रयोग किया जाता था। क्या होता था उसमें? मांस का लुगदी फेंक देते थे। ठीक है, मांस का लुगदी फेंकने के क्रम में चिड़िया क्या करता था? चिड़िया क्या करता था? मांस के लुगदी निकालने के लिए जाता था, उसमें सोना भी निकाल कर आता था। और इस तरह की बातें जो है राल्फ फिंच ने मतलब कर रखा है। ठीक है, जहाँ के निवासियों ने अंधकारपूर्ण, ठीक है, अंधकारपूर्ण आचरण विद्वान था। मतलब अंधकारपूर्ण आचरण करने के बहुत अधिक रिचुअल्स और बहुत अधिक लोग जो थे मतलब ज्ञान विज्ञान से मतलब क्या थे? दूर थे। दैट मीन्स ये राल्फ फिंच ने कहा। ठीक है, अब आते हैं पीटर मुंडी। ठीक है, ध्यान रखेंगे पीटर मुंडी। पीटर मुंडी की बात करेंगे तो अंग्रेजी यात्री और व्यापारी था। किसके शासनकाल में आया? जहांगीर के काल में आया। ठीक है, राल्फ फिंच किसके काल में? अकबर के काल में। ठीक है, पीटर मुंडी 1632 में पटना आया था। ठीक है, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। अब मैनरिक। ठीक है, बताया था कि क्या? आगरा में जो फेमाइन आया था ना उसके बारे में इसने लिखा। ठीक अकाल है, जो पड़ा था। बिल्कुल मैनरिक की बात करेंगे। मैनरिक जो था डच था। कौन था ये? डच था। ठीक है, डच को हॉलैंड बोलते हैं। मैनरिक जो था डच था, हॉलैंड का यात्री था। वो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध 1612 में मतलब पहले 17वीं शताब्दी के शुरुआत में ही शाहजहां के काल में आया। ठीक है, तो मैनरिक शाहजहां के काल में। पीटर मुंडी की बात करेंगे तो पीटर मुंडी तो शाहजहां के काल में। ठीक है, मैंडिक भी शाहजहां के काल में। और क्या इधर राल्फ फिंच की बात करें किसके शासनकाल में थे? अकबर के शासनकाल में। ठीक है, अब मैंडिक जो था इसने मतलब कश्तियों के बारे में वर्णन किया। कश्ती कैसे थे? मयूरपंखी कश्ती। समझते हैं क्या होता है कश्ती? समझते हैं कि नहीं शिप। समझते हैं? शिप शिप। बोट, नाव। ठीक है, बोट, शिप। ठीक है, ध्यान रखो कश्ती के बारे में इसने चर्चा किया है। अब आते ट्रैवनियर। ठीक है, ट्रैवनियर की बात करेंगे। एक फ्रांसीसी था। ट्रेवलियर कहाँ के था? फ्रेंच था ट्रेवलियर। ठीक है, जो लगभग 1665 66 औरंगजेब के काल में पटना आया था। इसने पटना में हॉलैंड निवासियों द्वारा सोरे का व्यापार का भी चर्चा किया। ठीक है, सोरा जो था क्या बनते थे इनसे? तो सोरा से अपना बारूद वगैरह बनता था, जिनसे क्या होता था आप लोग जानते ही है। ठीक है, उसका निर्माण ये होता है गोला बारूद में होता था। ठीक है, तो जो ये ये लोग खुद डच जो लोग है जो व्यापार करते थे। सॉल्ट पीटर कहते हैं उसको, शोरा हाँ, को। सॉल्ट पीटर कहते हैं। ठीक है, डच लोग जो मतलब व्यापार करते थे सोले के व्यापार का। ठीक है, उनके बारे में इन्होंने क्या किया है? चर्चा किया है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे और क्या प्रश्न वो भी देखते हैं। ठीक है, तो ट्रेवनियर किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, अब आता है मनुची। मनुची की बात करें, इटालियन यात्री था। कहाँ का यात्री था मनुची? तो मनुची की बात करें, इटालियन यात्री था। 17वीं शताब्दी के मध्य में शाहजहां के काल में पटना आया था। इसके अनुसार उस समय पटना की जनसंख्या कितनी हो गई थी? 2 लाख हो गई थी। ठीक है, मनुची की बात करें 17वीं शताब्दी के मध्य में आया था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में। मनुची कहाँ से आया था? इटली से आया था। ठीक है, इसने बोला कि भाई साहब पटना की जनसंख्या 2 लाख थी। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आता है विशप। बिशप हीवर। ठीक है, जो अंग्रेज पादरी था। बिशप लग गया तो ध्यान रखिए पादरी के संदर्भ है। ठीक है, पादरी था जो कि 1824 में गंगा नदी मार्ग से पूर्वी भारत की यात्रा करता हुआ बिहार के अनेक नगरों से गुजरा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है जॉन मार्शल की बात करेंगे। जॉन मार्शल की बात ये भी ब्रिटिश था। यह अंग्रेज जाति और औरंगजेब के शासनकाल में भारत आया और ये चिकित्सक था। मार्शल क्या था? ध्यान रखेंगे। मार्शल की बात करें, जॉन मार्शल क्या था? ध्यान रखें, चिकित्सक था। ठीक है,
इसने पटना की नगर बनावट, रहन सहन इत्यादि का भी इसने क्या किया है, चर्चा किया है। ठीक है, तो एक बार मैं सबसे पूछ रहा हूँ, आप लोग बताइएगा कौन किसके शासनकाल में आया था और कहाँ से आया था। ठीक है, बस इतना ही पूछ लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले बताना है क्या नाम है इसका। ठीक है, मेगा स्मिथ। मेगा स्मिथ किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, ध्यान मौर्य में रखना है। ठीक है, बताना है आपने। डाइमेकस की बात करें, कहाँ से आया था डाइमेकस? सीरिया से। सीरिया से आया था। सीरिया का किसके शासनकाल में आया था डाइमेकस? ये बिंदुसार। बिंदुसार के एंटियोकस के तरफ से आया। विसारिस बिंदुसार। ठीक है, और ध्यान में रखना है इस किसका दूत था बिंदुसार, ये डाइमेकस किसका दूत था? एंटियोकस का। डाइमेकस की बात करेंगे तो डाइमेकस को आपको ध्यान में रखना है किसका दूत था, तो एंटियोकस फर्स्ट का दूत था। ठीक है, एंटियोकस प्रथम का। ठीक है, अब आते हैं फाहियान की बात करेंगे, तो फाहियान किसके शासनकाल में आया था, क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। वर्षों तक रहा था, तो लगभग 15 वर्षों तक भारत में ये रहा था। ठीक है, ध्यान रखो। नहीं, 15 वर्षों नहीं, 12 बारह वर्ष ना। वर्षों तक रहा था फाहियान। ठीक है, कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक फाहियान रहा था। ठीक है, चलिए बताना, शाक्य मुनि के नाम से किस चीनी यात्री को हम लोग जानते हैं, शाक्य मुनि के नाम से? त्वेंत्संग को। ह्यूनसा। ध्यान रखेंगे। ये वेलसम नंदा विश्वविद्यालय में कितने वर्षों तक रहकर अध्ययन किया, कितने वर्षों तक नंदा विश्वविद्यालय में 6 रहकर वर्ष। इसने पढ़ाई लिखाई की थी? 6 वर्ष तक की थी। ठीक है, और ये आपके भारत में 15 वर्षों तक रहा। ठीक है, इसकी यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? वेलसम का यात्रा वृत्तांत का नाम सीयू बताइए। की। सीयू की। ठीक है, क्या नाम है इसका? सीयू की। ठीक है, अब तो ईर्त सिंह की बात करेंगे। ईर्त सिंह का भारत आया था 692 ईस्वी में। 673 में। कब आया था? 673 में, ईस्वी ईस्वी में आपके भारत गया आया था। ठीक है, अब आते हैं ईर्त सिंह की बात की, किस विश्वविद्यालय में इसने शिक्षा ग्रहण की, तो क्या बताएंगे? नालंदा विक्रमशिला। विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? नहीं, नालंदा विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय पर चर्चा किया, लेकिन शिक्षा दीक्षा नालंदा से हुआ था। ठीक है, हाँ, धर्म स्वामिनी शिक्षा की बात केंद्र तो करेंगे। वही धर्म होता है। स्वामिनी कहाँ से आया था? हाँ, धर्म स्वामिनी तिब्बत कहाँ से। से आया था? तिब्बत से आया था। ठीक है, मतलब बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है, बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है, नंदा महाविहार की विनाश कर दिया गया, इसके बारे में किसने जानकारी दी है? ठीक है, धर्म तो धर्म स्वामी। स्वामिनी ने दी है। किसने? धर्म स्वामिनी दी है। ठीक है, मुल्ला तकिया किसके शासनकाल में बिहार किया था, कि मुल्ला तकिया ने? अकबर के शासन का। अकबर के शासन का। किस क्षेत्र के बारे में मुल्ला तकिया विशेष रूप से वर्णन करता है, क्या बताएंगे, किस क्षेत्र के बारे में करता है? दरभंगा क्षेत्र। दरभंगा के बारे में। अब्दुल लतीफ की बात करें, कहाँ से आया था अब्दुल लतीफ? ईरान। ठीक है, अब्दुल लतीफ को अकबर के शासनकाल में किसी का शिक्षक वगैरह बनाया गया था। ये विद्वान था, ईरानी विद्वान था। भूल रहा हूँ, किसी का टीचर वगैरह भी ये रहा था। ठीक है, मोहम्मद सादिक की बात करें, कहाँ से आया था मोहम्मद सादिक? ईरान। ठीक है, मोहम्मद सादिक का यात्रा वृत्तांत की बात करें, किस पुस्तक में देखने को मिलती है? सुबह सादिक। सुबह है सादिक की बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे। ठीक है, मुल्ला बहवानी की बात करेंगे। ईरानी ईरानी धर्माचार्य थे, बिहार के किस शहर में आके बस गए थे ये? पटना। पटना में आके। राल्फ फिंच की बात करेंगे। ठीक है, राल्फ फिंच की बात करें, कहाँ से मतलब ये आया था राल्फ फिंच, किसके शासनकाल में आया था? अकबर अंग्रेज के यात्री था, शासनकाल में ध्यान आया रखें। था। अकबर के शासनकाल में। किसने यह चर्चा किया था, मतलब बिहार के लोग जो थे, ठीक है, जमीन से सोने को मतलब खोद के निकालते थे, किसने ये बातें कही है? रॉल्फ फिंच। राल्फ फिंच। ठीक है, पीटर मुंडी की बात की, किसके शासनकाल में पीटर मुंडी आया था? शाहजहां के शाहजहां शासनकाल के। में पीटर मुंडी आया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, विशेष प्रकार के कश्तियों, मयूरपंखी वाली कश्ती का वर्णन किस यात्री ने किया है? मैट्रिक। मैनक्रिप ने किया। मैनक्रिप कहाँ से आया था? मैनरी कहाँ से आया था? ठीक हॉलैंड। है, किसके शासनकाल में मैनरी आया था, तो क्या बताएंगे? शाहजहां। ठीक है, ट्रेवलियर की बात करेंगे। हाँ, वो अब्दुल लतीफ जो था ना, अकबर का ही अरली का मतलब उस्ताद था, वो टीचर था। हाँ, बोला ना किसी का टीचर था, मुझे याद आ रहा था एक्चुअली, मैं जहांगीर के साथ अकबर का ही। कंफ्यूज कर रहा था। ठीक है, और किसका था वो मुझे याद नहीं, क्योंकि अब्दुल लतीफ जो था ना, बहुत बड़ा वो था, क्या बोलते हैं, सूफी था। तो हाँ, अकबर सूफी था। अकबर जो था ना, बहुत बड़ा, जो क्या हुआ ना, थोड़ा क्या बोलते हैं, असहिष्णु जो हो पाया, सहिष्णु जो हो पाया। ठीक है, अब्दुल लतीफ का ना उस पर सूफीवाद का प्रभाव उसके ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा था, इसलिए सभी धार्मिक मामलों को देखते हुए वो जो था काफी अधिक न्यूट्रल पर्सन था। ठीक है, तो वही मुझे याद आ रहा है, किसी का शिक्षक था, लेकिन एक्चुअली में मुझे जहांगीर याद आ रहा था। ठीक है, चलिए, तो ट्रेवनियर की बात करें, कहाँ से आता है ट्रेवनियर? तो ये फ्रांस से आया था। कहाँ से आया था? फ्रांस और से आया ये था। ठीक है, और डायमंड इसने, का डायमंड हाँ, का ये व्यापारी था।
और इसने ट्रैवलियर जो था ये गोलकोंडा फोर्ट के बारे में काफी लिखा है इसकी कि किताब गोलकोंडा भी है, फोर्ट ठीक है। एम्पायर इन, इसका नाम क्या है किताब का नाम? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, ठीक है, इसी की किताब ना हाँ है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसी का है ट्रैवलियर शायद की ठीक। किताब है, ठीक है। हम्म। ये शुरू में जो था सो इसके साथ था, क्या नाम था, औरंगजेब का जो बड़ा भाई था उसके साथ था, लेकिन बाद में उसकी हत्या होने के बाद हाँ ये औरंगजेब की दारा सेना में सिकों के शामिल हो साथ जाता है, ठीक है। दारा सिकों के, हाँ दारा सिकों के साथ था, लेकिन बाद में औरंगजेब के साथ ये मिल जाता है, ठीक है। इसने ये 16 बेसिकली व्यापारी, गोलकोंडा के खान के बारे में काफी कुछ लिखा है। हाँ इसने वहाँ ये के हीरो गोलकुंडा के के खान बारे के बारे में लिखा है, आपने इसके बारे में भी लिखा है, क्या नाम कौन सा है, कोहनूर के बारे में भी लिखा है इसने, हाँ तो वहीं ठीक है। से ना निकाला गया था कोहनूर, गोलकोंडा से। हाँ वहीं से निकाला, कोहनूर के बारे में भी ये चर्चा करता है, ठीक है। मनुची की बात करें, कहाँ के यात्री था मनुची? इटालियन। ठीक है बिल्कुल। जॉन मार्शल की बात करेंगे तो ब्रिटिश था, लेकिन पेशे से क्या था ये? डॉक्टर था। चिकित्सक। ठीक है, डॉक्टर। डॉक्टर था, ठीक है, क्या था पेशे से? डॉक्टर था, ठीक है। आज हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है, अ, बिहार का नामकरण राज्य गठन की सफरनामा पढ़ा दूं क्या? हाँ ये कर दीजिए सही रहेगा। ठीक है, इससे प्रश्न भी आते हैं, ठीक है। हाँ